हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर के करंट अफेयर में किन किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग को डिस्कशन करना है। सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मैं रोज करता हूं, यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोवाइड करवाता हूं। आज हम यूपी स्पेशल से ही शुरुआत करेंगे और ये आपके यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आने वाला पेट का एग्जाम क्यों ना हो, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज हम बात करेंगे मेरा युवा भारत। ये न्यूज में कल क्यों हाईलाइट हो रहा था और ये क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। भारत सरकार का एक कार्यक्रम है जिसका नाम है अ हेल्थ कार्यक्रम। तो अ हेल्थ कार्यक्रम क्या है, ये किससे रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये कल न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। उसके बाद जो अंत के हमारे आज के दोनों टॉपिक हैं, वो एग्जाम में हमारा ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाबहार बंदरगाह एक बार न्यूज में फिर हाईलाइट हुआ है, तो इसका एक प्रकार से हम लोग रिवीजन करेंगे। और दूसरा, वर्तमान में अभी इजराइल और हमास का संघर्ष जारी है, तो यहां से हम देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से फैक्ट निकल के आ रहे हैं जो कि ज्योग्राफी का सेक्शन कवर करने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, गोलान हाइट्स का संबंध निम्न में से किन देशों से है? गोलान हाइट्स आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? आपके ऑप्शन है इजराइल और सीरिया, इजराइल और मिस्र, इजराइल और जॉर्डन या इजराइल और लेबनान। अगर आपको इसका राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब ये आपको लगेगा कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है, ये करंट अफेयर से रिलेट करके बनाया गया है और इसी को मैं नाम देता हूं रिवीजन का, कि रिवीजन इसी प्रकार से होना चाहिए। देखिए, दो प्रकार का रिवीजन होता है। एक होता है जो आप स्टैटिकल पोर्शन का करते हैं कि हम हमने इसको पढ़ लिया है और उसका साप्ताहिक रिवीजन मैं कर लेता हूं संडे संडे को। दूसरा होता है कि अगर करंट में कोई भी न्यूज आ रही है जिससे आप हिस्ट्री के पोर्शन में जा सकते हैं, पॉलिटी के पोर्शन में जा सकते हैं या फिर ज्योग्राफी के पोर्शन में जा सकते हैं, तो आप उसको तत्काल देख लें, मैप में देख लें या तो हिस्ट्री में जहां पे भी आपने नोट पॉइंट बनाए हुए हैं वहां पे जाके देख लें, तो ये काफी दिनों तक आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर से। तो आज विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है। अब आपको ध्यान ये देना है कि ऐसा नहीं है कि 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, जब बल्कि विश्व दृष्टि दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब मैं रोज तो मैं दिवस देता नहीं हूं, तो आज मैंने ये क्यों दिया है? तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैंने कल के करंट अफेयर में बताया है कि WHO ने द स्पेक्स 2030 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि आपकी आंखों से ही रिलेटेड है। तो इसलिए आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए विश्व दृष्टि दिवस इंपॉर्टेंट होगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को ये मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधापन और दृष्टि बाधिता की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस वर्ष 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जा रहा है और जिसका विषय है काम करते समय अपनी आंखों से प्यार करें। अब आगे बात करते हैं यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है जिसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर हम बात करते हैं। तो वहां पे पहला पॉइंट है, डॉक्टरों की सेवानिवृत्त आयु, मतलब कि रिटायरमेंट की जो आयु होती है वो 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया है। माता पिता का ख्याल न रखने वाले संतानें संपत्ति से बेदखल कर दिए जाएंगे, ये भी निर्णय लिया गया है। साथ ही 3 वर्ष से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों हेतु ICDS के पुष्टाहार अनुभाग के अंतर्गत हॉट कुक्ड मील योजना को प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में लागू किया जाएगा। यह भी प्रस्ताव पारित हुआ है। तो ये तीनों पॉइंट जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। खास तौर की कि जो आपके डॉक्टरों की जो रिटायरमेंट की एज है वो 62 से बढ़कर अब 65 हो जाएगी उत्तर प्रदेश में, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें यूपी स्पेशल में, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटर देने का निर्णय लिया गया। लखनऊ के भारतीय खेल प्राधिकरण में 35वीं अखिल भारतीय डॉग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बीएचयू की ग्रीन केपलरेट टीम द्वारा विकसित क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन का उद्घाटन किया गया। तो ये तो रही बात यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास वन लाइनर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है।
तो देखिए एग्जाम में अक्सर जो है पुस्तकों से रिलेटेड आप प्रश्न देखते होंगे कि जो भी पुस्तक लॉन्च होती है उससे प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक पुस्तक लॉन्च की गई है हाल ही में, उसका नाम है अननोन हीरोज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। अब चूंकि ये भारत के फ्रीडम स्ट्रगल से संबंधित है तो इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लेखक हैं पी साईनाथ, इसको आप ध्यान रखे रहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में इंडिया ज्वेलरी शॉपिंग फेस्टिवल 2023 का शुभारंभ किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राजस्व खुफिया निदेशालय मल्टी सिटी ऑपरेशन कच्छप में अवैध वन्य जीव व्यापार पर कार्रवाई में 955 जीवित शिशु गंगा कछुओं को बचाया है। और साथ ही बता दें कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी ने सितंबर 1998 में ऑपरेशन कच्छपा शुरू किया था। अब आगे बात करते हैं, सरकार ने 3 महत्वपूर्ण और विकास की दृष्टि से आवश्यक खनिजों जो कि लिथियम, नायोबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के लिए रॉयल्टी की दर स्वीकृत कर दी है। अब इससे होगा क्या, इससे केंद्र सरकार पहली बार लिथियम, नायोबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के खंडों की नीलामी कर सकेगा। अब देखिए लिथियम अभी न्यूज में आ रहा है तो आपको तत्काल ये चीज का रिवीजन करना चाहिए कि सर्वाधिक लिथियम का उत्पादन जो है वो किस देश में होता है और क्या भारत में लिथियम मिलता है। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने और 2070 तक कार्बन मुक्त उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के मद्देनजर इन खनिजों का महत्व बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मंत्रिमंडल ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। भारत और फ्रांस एक डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बात करते हैं, खादी और ग्राम उद्योग आयोग राष्ट्रव्यापी खादी महोत्सव का आयोजन कर रहा है और कब से कब तक चलेगा, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा, इसका आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने क्रिश और बाल्टी बॉय, KTB जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है, क्रिश ट्रिस बाल्टी बॉय भारत हैं हम का ट्रेलर लॉन्च किया है जो केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा निर्मित 2 सीजन वाली एक एनिमेटेड सीरीज है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार द्वारा बच्चों में कुपोषण की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया है और साथ ही बताया कि देश में 7.7% 7.7% गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चे हैं। तो देखिए अब ये पॉइंट मतलब कि सिंपल लग रहा होगा कि आपको कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम में निबंध में काम आएगा। अब देखिए ऐसा थोड़ी है कि आप समीक्षा अधिकारी या तो फिर PCS के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो तो आप PT तक रुक जाओगे, निबंध तो लिखोगे ना मेंस में। तो अगर निबंध में स्वास्थ्य से संबंधित कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया जाता है और आप वहां पे ऐसे डेटा प्रोवाइड करवाते हैं तो वो एग्जामिनर की नजर में बहुत अट्रैक्ट करता है और आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव कांग्रेस अबू धाबी 2023 अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में शुरू हुआ और इसका विषय समृद्ध ज्ञान समाज है। इसका उद्देश्य अभिलेखागार के क्षेत्र में विशेषज्ञों और दुनिया भर के विचारशील नेताओं को एक साथ लाना है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, महाराष्ट्र सरकार ने आने वाले नवरात्रि के मौके पर गरीब घर में पैदा होने वाली बेटियों को 1,01,000 रुपए देने की कल्याणकारी योजना का ऐलान किया है। अब इस योजना का नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा लेक लाडली, जिसे हिंदी में प्यारी बेटी योजना भी कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत सरकार 3 नवंबर से नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसरो द्वारा दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में स्थापित किया जाएगा। अब चूंकि ये वन लाइनर फैक्ट इसरो से रिलेटेड है और इसरो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि दूसरा अंतरिक्ष बंदरगाह कहां पे बनाया गया है, तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। अब आगे बात करते हैं खेल समसामयिकी से वन लाइनर फैक्ट के बारे में। आज के दिन तो क्रिकेट का विश्व कप भारत में आयोजित किया जा रहा है और कल भारत और अफगानिस्तान का मैच था, तो वहां पे रोहित शर्मा ने शतक बनाया है और उनसे संबंधित कुछ रिकॉर्ड्स हैं, जो कि रोहित शर्मा क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारत के लिए विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाने वाले भी क्रिकेटर बन गए हैं और साथ ही सर्वाधिक छक्के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगाने वाले रोहित शर्मा
पहले खिलाड़ी बन गए हैं, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्रिकेट विश्व कप 2023 के 8वें मैच में पाकिस्तान ने सर्वोच्च रन चेज का रिकॉर्ड श्रीलंका के विरुद्ध बनाया है। श्रीलंका ने 344 रन बनाया था और पाकिस्तान ने इसे चेज किया, और जो कि विश्व कप में सर्वाधिक रन चेज वाला ये मैच था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन विश्व महासंघ रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत ने बीजिंग में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ओलंपियाड 2023 में 9 वर्षों के अंतराल के बाद 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य जीता है। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और दूसरा स्वर्ण है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन 2023 में कहां पे किया गया था? चीन में किया गया था। चीन के बीजिंग में ये आयोजित किया गया था। अब आगे बात करते हैं डिटेल में मेरा युवा भारत के बारे में कि ये क्या है और ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MY भारत कहा जा रहा है, नाम का एक स्वायत्त शासी निकाय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। इसका उद्देश्य युवाओं के विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में कार्य करना और युवाओं को समान पहुंच प्रदान करते हुए उनकी आकांक्षाओं को साकार करना है और सरकार के संपूर्ण दायरे में विकसित भारत का निर्माण करना है। अब देखिए ये टॉपिक ऐसा है ना कि ये समीक्षा अधिकारी के डायरेक्ट निबंध में भी पूछा जा सकता है, तो इस पे आप एक अपना अलग नोट जरूर तैयार करे रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवा इससे लाभान्वित होंगे। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि राष्ट्रीय युवा नीति में जो युवा की परिभाषा है वो कितने से कितने वर्ष तक है? 15 से 29 वर्ष तक है, और वही लोग इससे जो है मेरा युवा भारत निकाय से लाभ लेंगे। विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के भी होंगे। अब आगे बात करते हैं डिटेल में कि मेरा भारत युवा से हमें किन किन चीजों से बढ़ावा मिलने। तो इसमें जो है युवाओं में नेतृत्व का विकास होगा। अच्छा, ये सारे के सारे पॉइंट जो है ना आपके निबंध के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें युवा आकांक्षाओं और सामुदायिक आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल बैठेगा। मौजूदा कार्यक्रमों का सम्मिलन कर युवाओं की दक्षता में वृद्धि होगी। युवा लोगों और मंत्रालयों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा ये मेरा युवा भारत। एक केंद्रीकृत युवा डेटाबेस बनाना इसका एक लक्ष्य है। युवा सरकारी पहलों और युवा के साथ जुड़ने वाले अन्य हितधारकों की गतिविधियों को जोड़ने के लिए दो तरफा संचार में सुधार होगा। एक भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हुए पहुंच सुनिश्चित करना भी मेरा युवा भारत का एक टारगेट है। अब आगे बात करते हैं अहेल्प कार्यक्रम की कि ये क्या है और ये न्यूज में क्यों चल रहा था। तो भारत सरकार के पशुपालन डेयरी विभाग ने झारखंड में अहेल्प, जिसका फुल फॉर्म है एक्रीडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, तो ये फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखे रहिएगा, कार्यक्रम की शुरुआत की है। अहेल्प कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल करके सशक्त बनाना, जो रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। यह कार्यक्रम बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों में पहले से ही शुरू है। अहेल्प कार्यक्रम जो है वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसको शायद मतलब कि एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं चाबहार बंदरगाह, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था और ये हमारा एग्जाम में ज्योग्राफी का पोर्शन कैसे कवर करने वाला है। तो न्यूज ये है कि भारत और ईरान के रणनीतिक चाबहार बंदरगाह पर संचालन के लिए 10 साल के समझौते में मध्यस्थता के मतभेदों को कम कर दिया गया है। हाल ही में दोनों पक्ष अपने भंडार की कमी के बाद चावल, चाय और फार्मास्यूटिकल जैसी वस्तुओं के भारतीय निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए ईरानी पक्ष द्वारा रखे गए रुपया वेस्ट्रो खाते पर विचार कर रही है। चाबहार बंदरगाह की बात करें तो ये ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है जो मकरान तट पर सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। चाबहार में दो मुख्य बंदरगाह हैं जिनके नाम हैं शहीद कलंतरी बंदरगाह और शाहिद बहेश्ती बंदरगाह। तो ये बंदरगाह कहाँ पे पड़ते हैं? ईरान में पड़ते हैं, इसको आप
ध्यान रखे रहिएगा, कभी कभी बंदरगाह से भी सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब आगे बात करते हैं। चाबहार अपने मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और यह दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र के रूप में कार्य करता है। भारत चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान के खनिज समृद्ध हाजीगाग क्षेत्र तक एक रेलवे लाइन का निर्माण कर रहा है। तो आपको ध्यान देना होगा कि हाजीगाग क्षेत्र का संबंध कहां पे है? अफगानिस्तान से है। चाबहार बंदरगाह भारत को एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग प्रदान करता है, जिससे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए पाकिस्तान पर निर्भरता कम हो जाती है। तो इस पूरे जो चाबहार बंदरगाह वाला टॉपिक था, वहां पे आपको दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि ध्यान देनी है। एक तो हाजीगाग क्षेत्र, ये कहां पे है? ये अफगानिस्तान का खनिज समृद्ध क्षेत्र है। और दूसरा कि शहीद कलंदरी बंदरगाह और शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह का संबंध किस देश से है? ईरान से है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं हम। जब यहाँ पे चर्चा वेस्ट्रो अकाउंट्स की हुई थी तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वेस्ट्रो खाता एक बैंक द्वारा किसी अन्य बैंक में खोला गया एक अकाउंट है। यह ग्राहकों को दूसरे बैंक के खाते में पैसा जमा करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा न हो। डिपॉजिट अकाउंट और वेस्ट्रो अकाउंट के मध्य मुख्य अंतर यह है कि डिपॉजिट अकाउंट व्यक्तिगत जमाकर्ताओं के पास होता है, जबकि वेस्ट्रो अकाउंट विदेशी संस्थानों के पास होता है। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब आगे बात करते हैं हमास इजराइल संघर्ष के बारे में कि वहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आए हैं। तो हमास सबसे बड़ा फिलिस्तीनी उग्रवादी इस्लामी समूह है, जिसने वर्ष 2006 से गाजा पर नियंत्रण कर रखा है। वर्तमान में यह गाजा पट्टी में 2 मिलियन से अधिक फिलिस्तीनियों पर शासन करता है। इस समूह की स्थापना वर्ष 1980 के दशक के अंत में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ पहले फिलिस्तीनी इंतिफादा का मतलब होता है विद्रोह के शुरुआत के बाद की गई थी। समग्र रूप से हमास या कुछ मामलों में इसकी सैन्य शाखा इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम और अन्य देशों द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया गया है। पहला इंतिफादा यानी कि पहला विद्रोह 1987 में से 1993 तक चला था और दूसरा विद्रोह 2000 से 2005 तक चला था। और ये वाला जो विद्रोह चल रहा है ये तीसरा विद्रोह है, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। अब जब बात यहाँ पे इजराइल की हो रही है तो क्यों ना हम इजराइल की मैपिंग कर लेते हैं लगे हाथ में। तो मैप में आप देख रहे होंगे कि ये हमारा इजराइल है और इजराइल के उत्तर में लेबनान है। ये आपका लेबनान एक कंट्री है और इसके उत्तर पूर्व में सीरिया है, ये आपका सीरिया है। और पूर्व में जॉर्डन है, ये आपका जॉर्डन है। दक्षिण पश्चिम में मिस्र, इजिप्ट देखिए आप दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पश्चिम में इसके मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर जिसे हम बोलते हैं। और दक्षिण में अकाबा की खाड़ी है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना पानी वाला, ये नीचे ये अकाबा की खाड़ी है, इसको आप ध्यान रख रहिएगा। और अकाबा की खाड़ी के नीचे जो है वो लाल सागर पड़ता है, तो इसको भी आप ध्यान रखे रहिए। पूर्व में मृत सागर है, डेड सी आप देखेंगे ये इजराइल के पूर्व में है। तो यहीं पे आपका जो है आज के प्रश्न का आंसर भी है कि गोलन हाइट से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि गोलान हाइट जो इजराइल द्वारा नियंत्रित है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीरियाई क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। सीरिया के साथ भी इसकी सीमा जो है लगती है। जॉर्डन नदी इजराइल और जॉर्डन के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। ये जॉर्डन है और यहीं पे जो है जॉर्डन नदी आती होगी जो कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में सीमा बनाती है। अब इजराइल का थोड़ा सा मैंने और एक मैप डाला हुआ है, वो इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सी ऑफ गलील दिखा रहा है। तो सी ऑफ गलील कहाँ पे है? इजराइल में है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही हुला वैली का संबंध कहां से है? ये भी मेरे ख्याल से सीरिया और इजराइल के साथ पड़ेगा क्योंकि ये गोलन हाइट्स वाला एरिया है। और आप देखेंगे कि डेड सी जो है ये जॉर्डन और इजराइल के बीच की सीमा में पड़ता है। नहीं सॉरी, जॉर्डन नहीं पड़ेगा, ये डेड सी जो है इजराइल के पूर्व में है। तो ये तो रहा इजराइल की मैपिंग। अगर आपको आज का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अब समीक्षा अधिकारी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करने वाला हूं जो कि YouTube चैनल पे रहेगा और वहां पे समीक्षा अधिकारी से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बताए जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन वो कोशिश करूंगा मैं कि 10 मिनट और 10 फैक्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसा एक सेशन लेके मैं इसकी शुरुआत करने वाला हूं। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।